नमस्कार, पहला प्रणाम। मैं हूं आरजे काव्य और ये है आपका अपना ओहो रेडियो, जिसको देहरादून उत्तराखंड देश दुनिया में आप ऐप के माध्यम से सुनते हैं। उत्तराखंड का पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन, जहां पर हमारी खास सीरीज, जहां आयुर्वेद वेलनेस को लेके हम लोग बात कर रहे हैं। और आज इस सीरीज में हमारे साथ हैं नमस्कार, मैं प्रोफेसर अरुण कुमार त्रिपाठी, कुलपति उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय हूं और आप मुझे ओहो रेडियो पर सुन रहे हैं। त्रिपाठी सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे ओहो रेडियो के स्टूडियो में। नमस्कार जी। और सबसे पहले आपको जानना चाहूंगा आपसे कि आयुर्वेद को लेके आपकी अपनी जर्नी क्या रही है। आयुर्वेद में अपनी यात्रा की बात करें तो 1989 में मैंने गुरुकुल कांगड़ी आयुर्वेदिक कॉलेज हरिद्वार से अपना ग्रेजुएशन, मैंने बैचलर डिग्री BA MS कंप्लीट की जी। और उसके बाद मैं हायर स्टडीज करना चाहता था, तो उसके लिए फिर मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जाकर के वहाँ से हमने अपनी MD और PhD पूरी की। 96 में हमने वहाँ से अपनी PhD पूरी की और उसके बाद फिर मैं टीचिंग में लेक्चरर और आगे की यात्रा हमारी प्रारंभ हो गई। जी। तो वर्तमान में जो विश्वविद्यालय है आयुर्वेद को लेके उत्तराखंड में, क्या वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा आपका फोकस है इस वक्त पे? देखिए, उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय देश का तीसरा विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। जी। तो हम उत्तराखंड का इसमें सम्मान भी है कि उत्तराखंड ने बहुत जल्दी आयुर्वेद शिक्षा को एक उन्नत अवस्था देने का सोचा और उस दिशा में हम थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हमारे कैंपस में इस समय पोस्ट ग्रेजुएशन, MD आयुर्वेद और PhD तक की शिक्षा दी जा रही है। कई विषयों में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट्स भी दिए जा रहे हैं और हमारे यहाँ जो बच्चों का प्रवेश है वो 50% स्टेट कोटा से और 50% ऑल इंडिया कोटा से प्रवेश होता है। तो लगभग देश भर से बच्चे यहाँ पर आकर के आयुर्वेद की शिक्षा ले रहे हैं। जी। लेकिन उसमें जो मेन फोकस है हमारा, वो शोध को आगे बढ़ाने का है, क्योंकि सामान्य शिक्षा तो अन्य जगह भी हो रही है। उत्तराखंड चूँकि आयुष प्रदेश कहा जाता है, जड़ी बूटी प्रदेश कहा जाता है, तो यहाँ की जो उत्तम जड़ी बूटियाँ हैं उन पर कैसे शोध करके उनको हम सर्वव्यापी और ग्लोबल उसको रीच दें और जो यहाँ से शोध निकले उसका परिणाम पूरे विश्व में फैले, ऐसा हमारा विश्वविद्यालय का प्रयास है। जी। आपने जड़ी बूटियों की बात करी, मैं इससे एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ युवाओं को लेके। आपको क्या लगता है, बिकॉज ज़्यादातर पहाड़ का बच्चा जो है अक्सर देखा है कि या तो फौज के लिए या सरकारी नौकरियों के लिए बड़ा उत्साही रहता है, लेकिन क्योंकि प्रकृति ने हमें इतनी जड़ी बूटियाँ दी हैं, तो रोजगार, स्वरोजगार या इसको लेके यूथ की भागीदारी क्या हो सकती है? उत्तराखंड में एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम है। अभी जैसे हमने कहा, आयुष के लिए बहुत अच्छा इकोसिस्टम। तो युवाओं को टारगेट करते हुए दो बातें मैं कहना चाहूँगा। एक तो स्वरोजगार की दृष्टि से अगर हम बात करें तो जड़ी बूटी का यहाँ इतना बहुतायत है, लेकिन उसको सही ढंग से उसको कृषिकरण करते हुए, उसका मानकीकरण करते हुए, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन कराते हुए अगर हम अपनी जड़ी बूटियों का उत्पादन करते हैं तो पूरा ग्लोबल मार्केट खुला हुआ है। एक तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। दूसरा, आज वेलनेस का जो क्षेत्र है जिसके लिए आयुर्वेद जाना जाता है, वेलनेस में आज का जो पूरा विश्व है वो बीमारियों से कम और वेलनेस के समस्याओं से ज़्यादा जूझ रहा है। आप देखेंगे कि अब वो बीमारियां ज़्यादा हो रही हैं जो हमारी लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई हैं, जो हमारे गलत रहन सहन, खान पान और सोच विचार की वजह से उत्पन्न हो रही हैं। तो उसके लिए हमें वेलनेस एक्टिविटी की आवश्यकता है, रिलैक्सेशन की आवश्यकता है। तो इसके लिए हमें उत्तराखंड में योगा है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, आयुर्वेद की ऐसी जो चिकित्सा पद्धतियाँ जो वेलनेस को बढ़ावा देती हैं, जिसमें पंचकर्म है, मर्म चिकित्सा है, तो इसका उत्तराखंड में बहुत अधिक स्कोप है वेलनेस को देखते हुए और इसके लिए बहुत प्रयास भी किए जा रहे हैं। युवाओं को इस तरफ मुड़ने की ज़रूरत है जिससे वो वेलनेस की एक्टिविटीज़ जुड़ करके और एक बहुत बड़ा ये उत्तराखंड हब, वेलनेस हब बन सकता है जी। तो जिससे न केवल देश से बल्कि बाहर से भी हमें बहुत सारे इसके लिए क्लाइंटेज मिल सकता है। जी। बात करें, आजकल हर चीज़ में तकनीकी को जोड़ा जाता है ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ पाए। इस क्षेत्र में आप तकनीकी को कैसे देखते हैं? तकनीकी का जहाँ तक सवाल है, हम दोनों क्षेत्र की अगर बात करें, चिकित्सा क्षेत्र में, क्योंकि आयुर्वेद आप जानते हैं बड़ा ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, तो उसमें बहुत सारा तकनीक अभी नहीं था। लेकिन अब जैसे जैसे समय हमारा वैज्ञानिक युग आ रहा है और हमें
डिजिटाइजेशन की तरफ भी हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें जो मशीनों का बहुत अधिक उपयोग अब आयुर्वेद में होने लगा है। जैसे हमारे प्रकृति परीक्षण है, हमारा नाड़ी परीक्षण है, तो ये सब जो आयुर्वेद की मूल विधाएं रही हैं उनको अब सेंसर बेस्ड AI बेस्ड मशीनरी हमारे पास उपलब्ध हो रही है, जिसके माध्यम से हम इसको और अधिक वैज्ञानिक पुट दे पा रहे हैं। तो अब तकनीक की दिशा में बड़ी तेजी से विकास हो रहा है। दूसरा, जो जड़ी बूटियां हैं उनके मानकीकरण के लिए, उनके प्रिजर्वेशन के लिए, उनको लंबा, उनका लाइफ स्पैन लंबा बढ़े, उसमें भी तकनीक का बहुत अधिक इस्तेमाल हो रहा है। उनके प्रिजर्वेशन के लिए, उनके स्टोरेज के लिए, उनके लॉन्ग, उनका जो लाइफ रहे, तो उसमें भी बहुत सारा तकनीक आ रहा है। तो तकनीक का बड़ा तेजी से उपयोग हो रहा है, तो उससे आयुर्वेद के प्रचार प्रसार में मदद मिल रही है। तो आयुर्वेद को जैसा हम सब जानते हैं कि भाई ये तो सदियों से चली आ रही है, हम पुराने जमाने की भी बात करें, और एक तरफ जो है नई तरह की जो चिकित्सा पद्धति है वो आ रही है, तो कितना आप ये मानते हैं कि ये क्या ये साथ साथ चल सकती हैं या आगे पीछे वाली फाइट है? ये बिल्कुल साथ साथ चल सकती हैं जी, एक दूसरे के पूरक हैं, जिसको कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। इसलिए कि आयुर्वेद के अपने कुछ क्षेत्र हैं जिसमें वो डोमिनेट उसको करना चाहिए, और जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति है जिसको एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति कहा जाता है, उसके अपने प्लस और माइनस पॉइंट्स हैं। इमरजेंसी का जहाँ तक सवाल है कि अगर कोई ऐसी इमरजेंसी है जिसमें बहुत अर्जेंट इंटरवेंशन की आवश्यकता है, जिसमें ऑपरेशन तक जाने की आवश्यकता हो सकती है, निश्चित रूप से वहाँ पर एलोपैथी चिकित्सा जो पद्धति है वो अच्छा काम कर रही है। इसके मतलब इससे इतर आयुर्वेद भी जो है इमरजेंसी की अवस्था में काम करता है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी जो आयुर्वेद का जो डोमिनेंस है लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स को मैनेज करने के लिए, जहाँ पर हम खान पान के माध्यम से रहन सहन को सुधार करके, सोच विचार को सुधार करके, योगा को साथ में लेकर के, नेचुरोपैथी को साथ में लेकर के हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। खासतौर से जिसको हम प्रिवेंशन का अगर एस्पेक्ट कहें, क्योंकि आयुर्वेद मूल रूप से यही मानता है कि हम पहले रोगों से बचाव के साधन पैदा करें, रोग ही ना उत्पन्न हो, और अगर रोग उत्पन्न होता है तो उसकी चिकित्सा भी करते हैं। तो ये जो आयुर्वेद का प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है ये बहुत डोमिनेट करता है, तो इसकी बहुत आवश्यकता है, और साथ में जहाँ एलोपैथी का साथ लेना है वो भी है। तो दोनों ये पूरक हैं एक दूसरे के, समाज को बहुत अगर साथ मिल के चलें तो बहुत उपयोगी है। बिल्कुल। तो विश्वविद्यालय के लेवल पे आयुर्वेद को लेके आगे बढ़ावा देने के लिए, उसमें नई चीजों, इनोवेशन को लेके क्या कुछ काम हो रहे हैं? अभी जैसे नई एजुकेशन पॉलिसी जो NEP 2020 भी आई है जी, उसमें भी बहुत सारे ऐसे बिंदु आए हैं, जैसे इंक्यूबेशन सेंटर है, प्लेसमेंट सेल्स है, ट्रेनिंग का जो इंटर्नशिप, मिड टर्म इंटर्नशिप जिसको कहते हैं, तो हमने उस दिशा में बहुत तेजी से काम किया हुआ है। हमने अभी पिछले महीने ही हरिद्वार में इंडस्ट्री एकेडमी मीट किया था, इंडस्ट्री के साथ हमारा एक MOU भी हुआ है जी, कि हमारे जो बच्चे पढ़ने वाले ग्रेजुएशन के, उनको 15 डेज का एक्सपोजर ट्रेनिंग इंटर्नशिप अच्छा इंडस्ट्री के साथ हमने उसका फेस डेवलप किया है। तो हर कॉलेज से बच्चा जो है उस 15-15 दिन के लिए इंडस्ट्री में इंटर्नशिप कर करके आएगा, जिससे उसको फर्स्ट हैंड एक्सपोजर विजिट होगा कि इंडस्ट्री में क्या, किस तरह की आवश्यकता है, किस तरह से नॉलेज अपडेट करने की आवश्यकता है, क्या उसका फ्यूचर है, जिससे बच्चे भी अपने को आगे स्टार्टअप के माध्यम से, उसमें इनोवेशन के माध्यम से अपने फील्ड को डेवलप कर सकते हैं। तो आयुर्वेद के भविष्य को लेके आप क्या फ्यूचरिस्टिक अप्रोच क्या लगती है आपको, क्या होनी चाहिए? बिल्कुल, आयुर्वेद का जैसा शोध की जो दिशा जा रही है वो सारा प्रिवेंटिव एस्पेक्ट को और मजबूत करना। अभी जैसे कैंसर की बात मैं करूं जी, हमने जो हमारा गुरुकुल का कैंपस है, गुरुकुल कांगड़ी का जो हमारा आयुर्वेदिक कॉलेज का कैंपस है यूनिवर्सिटी का, उसमें हमने कैंसर क्लिनिक शुरू किया है। अच्छा, तो उसमें हमारा अप्रोच है कि प्रिवेंटिव अप्रोच है। जिनको कैंसर डिटेक्ट हो गया है उनका भी हम इस तरह से पैलिएटिव केयर कर रहे हैं कि उनका लाइफ स्पैन अच्छा हो जाए, लंबा हो जाए, सुख में रहे, जो पेन की कंडीशन है, दूसरी समस्याएं हैं वो ना हो जी, और आगे लोगों को सावधान करने की दिशा में भी हम काम कर रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, कुछ ऐसी थेरेपी डेवलप कर रहे हैं कि जिससे प्रिवेंटिव एस्पेक्ट हमारा मजबूत रहे। तो ऐसे अनेक क्षेत्र हो सकते हैं। डायबिटीज का क्षेत्र है,
आज देख रहे हैं कि हर तीसरा चौथा व्यक्ति जो है वो डायबिटिक होता जा रहा है। तो उसमें प्रिवेंशन का बहुत बड़ा रोल है, उसमें लाइफ स्टाइल इंटरवेंशन का बहुत बड़ा रोल है। इस तरह हार्ट की बीमारियों का क्षेत्र है। बिल्कुल। तो इस दिशा में हमारा जो विश्वविद्यालय है वो काम कर रहा है। आप बार बार लाइफस्टाइल का जिक्र कर रहे हैं और आई थिंक ये चीज़ भी वही है आयुर्वेद को लेके कि ऐसा नहीं है कि आप बीमार पड़े अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं कि अगर विद्यालय के लेवल पे, स्कूल कॉलेजेस के लेवल पे ही आयुर्वेद को हम सिलेबस या अपनी लाइफस्टाइल से जोड़ दें, तो क्या आपको लगता है? देखिए, ये बहुत ही आवश्यकता है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम इसको एक फॉर्मल एजुकेशन, मतलब एक मेडिकल साइंस का एजुकेशन के मतलब ना मान के इसके कुछ ऐसे तत्व जैसे लाइफ स्टाइल से रिलेटेड जो तत्व हैं उनको हम सामान्य एजुकेशन में ले जाएं, माध्यमिक शिक्षा में ले जाएं, उच्च माध्यमिक शिक्षा में ले जाएं, इंटरमीडिएट के लेवल पे ले जाएं, तो बच्चे एक जो उनका सामान्य ज्ञान इस लेवल का हो जाएगा इन विषयों के बारे में, तो वो स्वयं को और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी एजुकेट कर पाएंगे, अपने पेरेंट्स को भी इस दिशा में ले आ पाएंगे, जिससे कि एक, अब जैसे हम ये कहना चाहते हैं हमारा किचन है, किचन एक बहुत पोटेंशियल और प्राइमरी क्लिनिक है घर की। किचन में ऐसे मसाले हैं, बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं वहाँ, चाहे जीरा है, चाहे हींग है, चाहे सुंठ है, चाहे अजवाइन है, ये सब चीजें आयुर्वेद में एज ए मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं। ये सब चीजें हम घर में मसाले के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें ये सामान्य ज्ञान हो जाए कि अजवाइन का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं अच्छी तरह, हल्दी का इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं, ठीक है, सौंठ का इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं, काली मिर्च है, पिपली है, इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो जो हमारा जो अभी यंगस्टर्स हैं या जो भी स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनको जब ये ज्ञान हो जाएगा और उनको ये भी पता रहे कि हमें किस प्रकार से खान पान करना है, किस प्रकार से सोना है, तो वो अगर सही वो अपनी लाइफ स्टाइल अपना लेंगे तो ये बहुत बड़ा काम होगा समाज के लिए, क्योंकि ये प्राइमरी प्रिवेंशन है जी। ये प्राइमरी प्रिवेंशन है और आने वाले समय में इसकी बहुत आवश्यकता है। तो इससे समाज को जो वो यंगस्टर होकर के या और आगे जाके वो बीमारियां से वो उनको संभावना होती है, वो संभावना बहुत अर्ली लेवल पर उनको नॉलेज दे करके रोका जा सकता है। बिल्कुल। तो बात करें अगर कार्डियोलॉजिकल जो डिजीजेस हैं उसको लेके आयुर्वेद को मिला के, कि भाई जो आजकल देख रहे हैं कि हृदय से जुड़ी हुई, जैसे आपने भी कहा कि बहुत सारी समस्याएं और अर्ली एज में हो गई हैं, पहले लगता था कि 50-60 के बाद होगा, अब तो बहुत जल्दी हो जा रही हैं, उसकी रोकथाम को लेके कितना इम्पोर्टेंट मानता है? कार्डियोलॉजी तो मेरा विशेष मनपसंद विषय भी रहा है जी। मेरी PhD भी कार्डियोलॉजी में है और इस पर मैंने बहुत काम किया है। तो अभी जो हमने प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी की बात कर रहे हैं कि हृदय रोगों का जो इंसिडेंस जिसको कहते हैं कि हृदय रोगों की घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं, रोगों को बहुत अर्ली एज में हृदय रोग पैदा हो रहे हैं, लेकिन इसका मूल कारण तो हमारा जो स्ट्रेस है, जो हमारा लाइफ स्टाइल है, जो हमारा खान पान का जो तरीका है वही है ना। तो उसको जब तक हम करेक्ट नहीं करेंगे तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन हमें करना है, हमें अपने स्ट्रेस को डिस्चार्ज करने के तरीके सीखने हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक सीखने हैं, करेक्ट लाइफ स्टाइल क्या होना चाहिए, कब हमें उठना चाहिए, कब हमें किस प्रकार से खान पान करना चाहिए, इस सब को इस तरीके को ठीक करके ही जो है, और इससे बहुत सफल प्रिवेंशन होता है। मैं ये बताना चाहूँगा कि इस कार्डियोलॉजी के फील्ड में काम करते हुए मुझे लगभग 30 साल हो गए हैं, और हमारे अर्ली डेज के जो हमारे पेशेंट्स थे, जिनको कि ट्रिपल वेसल डिसऑर्डर कहा जाता है, जिनको कि ओपन हार्ट सर्जरी या बाईपास सर्जरी के लिए ऑलरेडी उनको डेट मिला हुआ था, ऐसे कुछ पेशेंट्स पर जब मैंने काम करना शुरू किया तो हमने कहा कि आप 3 महीने हमारे पास रुक करके देख लीजिए। धीरे धीरे वो फिर आज तक उनको किसी हार्ट सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये एक इतना बड़ा मॉडल है हमारे सामने कि बहुत सफल, जिसको कहते हैं न केवल प्रिवेंशन बल्कि ट्रीटमेंट भी संभव है। ये तो ट्रीटमेंट की बात मैं कर रहा हूँ, ट्रीटमेंट भी संभव है, क्योंकि अगर इमरजेंसी नहीं है तो फिर ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है कोरोनरी आर्टरी का या हार्ट की नाड़ियों का, उनमें रिवर्सल भी संभव है जी। वो रिकैनलाइज हो जाती हैं, हार्ट की मसल्स भी मजबूत हो जाती हैं, तो हार्ट बहुत अच्छा काम करने लगता है। तो हमारे सामने हमारा अनुभव भी है, एक मॉडल है कि हम हार्ट की बीमारियों का भी बहुत सफल
जो प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट दोनों आयुर्वेद के माध्यम से कर सकते हैं। तो एक समय था जब लोग हिंदुस्तान की तरफ जब देखते थे, कहते थे कि यार यहाँ तो बाबा वाबा रहते हैं, जड़ी बूटी खाते रहते हैं, और योग को भी उस तरह से नहीं देखते थे जिस तरह से आज देख रहे हैं। लेकिन आज दुनिया देख रही है, कह रही जी हाँ योग सबके लिए अच्छा है, ये जड़ी बूटियाँ अच्छी हैं और सारी चीज़ें। तो वैश्विक लेवल पे अगर बात करें, वर्ल्ड के लेवल पे, तो स्वास्थ्य को लेके आप आयुर्वेद की क्या भूमिका मानते हैं? आयुर्वेद की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। अभी जैसे मैंने वेलनेस से शुरुआत की थी, तो एक तो वेलनेस के क्षेत्र में ही आयुर्वेद की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। और आप देखेंगे कि जो हमारा इकोसिस्टम इंडिया में डेवलप हो रहा है, आने वाले समय में ये लोग विदेशों से भारत की तरफ आएंगे जी, अपने वेलनेस को प्राप्त करने के लिए। दूसरा जो क्षेत्र है कि ये जो बहुत सारी कुछ अभी हमने चुनिंदा बीमारियों का नाम लिया, इवन कैंसर तक का हमने नाम लिया, हमारे जॉइंट डिसऑर्डर्स हैं, ओबेसिटी है, ऐसे बहुत सारी जो कंडीशन, अस्थमा की कंडीशन है जी, ये सब कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल से उत्पन्न होने वाले डिसऑर्डर हैं। और इनके लिए बहुत सफल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हमारे पास उपलब्ध है। पंचकर्म को साथ लेते हुए, योगा को साथ लेते हुए हमारे पास बहुत सफल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल उपलब्ध है। तो ये वैश्विक स्तर पर भी इनकी बहुत डिमांड होने वाली है। और हम अपने विश्वविद्यालय के माध्यम से छात्रों को ये बात बताते रहते हैं कि आप अपने को ग्लोबल स्टैंडर्ड पर जाने के लिए तैयार करिए। तो उसी दिशा में हमारी सोच है कि उत्तराखंड से एक नई दिशा पूरे देश को और विश्व को मिले कि आयुर्वेद का जो पोटेंशियल पॉइंट है वो वेलनेस को प्रमोट करना, और कुछ ऐसे जो खास लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर हैं जो विश्व में चुनौती बने हुए हैं जी, उनका प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट दोनों आयुर्वेद के माध्यम से संभव है। और उसी के प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। बिल्कुल। और अब तो आयुष को लेके अलग से मंत्रालय है, और तो राष्ट्रीय जो आयुष मिशन है उसको लेके विश्वविद्यालय कैसे योगदान दे रहा है उस मिशन में? राष्ट्रीय आयुष मिशन 2015 से जो आयुष मंत्रालय बनने के बाद शुरू हुआ, ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और जिससे उत्तराखंड को भी काफी लाभ हुआ है, अन्य प्रदेशों को भी लाभ हो रहा है जी। चूंकि एक स्वतंत्र मंत्रालय बनने के बाद स्वतंत्र नीतियां भी बनी हैं। विश्वविद्यालय का जहाँ तक सवाल कर रहे हैं, विश्वविद्यालय में एक सुप्रजा कार्यक्रम हमको आयुष मंत्रालय की तरफ से मिला है। अच्छा, सुप्रजा का मतलब अच्छा बच्चा कैसे मतलब पैदा हो, स्वस्थ बच्चा कैसे पैदा हो, नॉर्मल जिसको कहते हैं नॉर्मल डिलीवरी कैसे प्रमोट हो और स्वस्थ डिलीवरी प्रमोट हो, जिसमें कि माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहे। तो आयुर्वेद का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है सुप्रजा। तो उस पर हमारे तीनों जो गवर्नमेंट के कैंपस हैं उसमें हमारा एक बड़ी योजना चल रही है, जिसमें हमने किट तैयार की है। मतलब जो 9 माह का जो गर्भिणी का 9 माह होता है जी, उसमें हर माह में किस प्रकार के औषधियों की उसको आवश्यकता है और किस प्रकार के खान पान की आवश्यकता है जी। तो उसको हम औषधियों की किट पर मतलब मंथ वाइज औषधियों की किट जो प्रदान कर रहे हैं। खान पान में उसके लिए हम पूरा एक पॉम्पलेट बना करके, लिटरेचर बना करके उसको दे रहे हैं और उसको हर मंथ अपने सेंटर से जोड़ करके आशा आंगनबाड़ी के वर्कर भी इसमें साथ में काम कर रहे हैं। तो हमारे सेंटर पर आकर के उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग होती है, जिसको एंटीनेटल केयर कहते हैं। और इसके बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं कि नॉर्मल डिलीवरी स्वतः हो जा रही है बड़े आराम से, क्योंकि जब माँ स्वस्थ रहेगी, उसको एक्सरसाइज वगैरह योगा वगैरह के बारे में ट्रेन हम लोग करते रहते हैं। तो स्वस्थ प्रसव के लिए बहुत अच्छा इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है सुप्रजा कार्यक्रम के माध्यम से। तो एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँ तो देश के लेवल पे और उत्तराखंड राज्य के लेवल पे जो आयुर्वेद की प्रैक्टिसेस हैं उसको और बढ़ावा मिले, उसके लिए आपके हिसाब से क्या नीतियाँ बनाने की ज़रूरत है? देखिए, जहाँ तक गवर्नमेंट स्तर पर बात है, गवर्नमेंट ऑलरेडी आयुष को प्रमोट कर रही है, लेकिन उसमें कुछ और नीतियों की आवश्यकता है। हम सभी को ये बताना चाहेंगे कि उत्तराखंड दूसरा राज्य है जिसने कि अपनी आयुष नीति बनाई है। पहली बार 2018 में जब मैं निदेशक था, और दूसरी बार भी 2023 में 5 साल के लिए उसको बनाया था, वो रिन्यू हुई है 2023 में। अब इसमें कई नई चिकित्सा विधियों को डेवलप करने की बात है, जैसे लीच थेरेपी है जी। पहाड़ों पे आप लोग जानते हैं कि लीच होती है, जोंक जिसको बोलते हैं, लेकिन जोंक के बहुत सारे प्रकार हैं, उसके पॉइजनस और नॉन पॉइजनस वेराइटीज भी उसमें हैं जी।
तो नॉन पॉइजनस वैरायटी को लेकर के जो निर्विष जलौका हैं उनका हम ब्रीडिंग सेंटर हमने स्कूल में स्थापित किया है और उसको हमने अपने सभी कैंपस कॉलेजों में रेप्लिकेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए स्टाफ की ट्रेनिंग दी है। बाकायदे अपने स्कूल में हमने वर्कशॉप किया है और वो हमारी आयुष नीति का एक हिस्सा है, जिससे आने वाले समय में हम दूसरे पर डिपेंडेंट न रहें, अपनी लीज स्वयं हम ब्रीडिंग के माध्यम से पैदा हो। और अनेक ऐसी बीमारियां हैं जिसमें कि लीज उपयोग के माध्यम से बहुत सफल इलाज होता है, तो उस विधा को भी हम प्रमोट कर रहे हैं। दूसरा, एक क्षार सूत्र विधा बहुत पॉपुलर है उत्तराखंड में भी, उसको हम बड़े स्तर पर, और कुछ उसमें जड़ी बूटियां जो इस्तेमाल होती हैं वो थोड़ा सा माने आजकल उनकी उपलब्धता कम हो रही है, तो दूसरी ऐसी जड़ी बूटियां जो उपलब्ध हैं उनको शोध के माध्यम से वो क्षार सूत्र विधा को हम डेवलप कर रहे हैं, तो जिससे कि भगंदर और ये जो बवासीर की समस्याएं हैं आजकल इवन बहुत यंगस्टर्स तक में होती जा रही हैं, तो उस विधा से ऑपरेशन से लोगों को बचाते हुए एक सफल इलाज भगंदर का और बवासीर का उस विधा में संभव है, उसको बहुत हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। और इसके अलावा बाकी जो सामान्य चिकित्सा है, तो नई नई औषधियों पर शोध के माध्यम से एक प्रोटोकॉल डेवलप किया जा रहा है। जी, आप हमारे रेडियो स्टेशन आए और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके द्वारा दी गई जानकारी से हमारे सुनने वालों को बड़ा फायदा होगा, तो थैंक यू सो मच। नमस्कार। अधिक जानकारी के लिए आप विभाग की वेबसाइट www.uttarakhand.ayurved.co.in पर जाकर जानकारी ले सकते हैं। साथ के साथ facebook.com/UKDIR आयुर्वेद और ट्विटर के ऊपर UKDIR आयुर्वेद और इंस्टाग्राम पर भी UKDIR आयुर्वेद यानी कि उत्तराखंड डायरेक्टरेट आयुर्वेद पर जाके आप चेक कर सकते हैं। साथ ही किसी भी सरकारी आयुर्वेदिक अस्पताल और आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर भी संपर्क कर सकते हैं।